नमस्कार। TLSA ऊना की तरफ से आज लीगल अवेयरनेस की इस सीरीज में, इस कड़ी में हम हिमाचल प्रदेश के प्रधानों को, पंचों को जो जुडिशियल फंक्शन यानी कि न्याय करने की जो उनको पावर दी गई है, और इवन जो जजेस को जजेस प्रोटेक्शन एक्ट में प्रोटेक्शन दी है, वो सेम प्रोटेक्शन हमारे कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी प्रधानों को भी दी है, इसके बारे में डिस्कस करने जाते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट पावर्स कभी ना कभी गांधी जी ने इसका सपना देखा था और आर्टिकल 40 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 73rd अमेंडमेंट के रूप में गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए आया। इसमें पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाएगा, यानी कि जो पावर सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट और फिर सब डिविजनल लेवल पे हमारे पास है, क्या वो गांव में भी पावर दे देना चाहिए? लेकिन इससे पहले आपको इस देश का लोकतंत्र समझना पड़ेगा। लोकतंत्र एक घर की तरह है जिसमें कि जो फैमिली मेंबर्स हैं वो एक डाइनिंग टेबल के आसपास बैठकर खाना खाते हैं। वो खाना किसको कितना देना है और क्या बनाना है, ये माँ पर छोड़ा, लेकिन माँ अपनी तरीके से या अपनी आर्बिट्रेरी तरीके से इसको नहीं बना सकती। इसके लिए माँ को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और पर्टिकुलरली 7th शेड्यूल में स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के रूप में आइटम्स लिख दिए गए हैं और कहा गया है कि इन एंट्रीज और आइटम्स को देखकर ही आप खाना बनाएंगे। माँ जब टॉप लेवल यानी यूनियन के लेवल पे काम करती है उसको हम MPs कहते हैं, जैसे कि हमारे मोदी साहब, अमित शाह जी। और अगर वो स्टेट लेवल पे, विधानसभा के लेवल पे खाना बनाते हैं तो उनको MLA कहते हैं। लेकिन आपके लेवल की आज हम बात करने जा रहे हैं जिसको ग्राम सभा कहते हैं और ग्राम पंचायत कहते हैं। यानी कि एग्जीक्यूटिव भी आप ही हो, लेजिस्लेचर भी आप ही हो और ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों रूप में जुडिशरी का फंक्शन भी यानी आप ही करोगे। और जब ये 3 फंक्शन आपको दिए, अगर मैं शेड्यूल 1 की बात करूं तो एज एन एग्जीक्यूटिव प्रधान के पास कौन सी पावर नहीं है। गांव में जो भी समस्या आपका दिमाग इमेजिन कर सकता है, टैक्स कलेक्शन से लेकर सफाई और बीमारी ना होना, नाले साफ रखना, लाइट्स रखना, सैनिटेशन, कौन सा चीज जो आप सोच सकते हो वो सारे फंक्शन आपको ही दिए गए। शेड्यूल 1 में इतना बजट आता है इन फंक्शंस को करने के लिए, लेकिन RTI कुछ नहीं कर सकती अगर गांव के जो ग्राम सभा के मेंबर हैं, 18 साल से ऊपर के एडल्ट या जो गांव के स्टेक होल्डर्स हैं, अगर उनको पता ही नहीं कि क्या फंक्शंस हैं, शेड्यूल 1 की नॉलेज ही नहीं। लेकिन आज हमारा फोकस शेड्यूल 3 में रहेगा, जो कि ये कहता है CRPC IPC में जो भी लिखा हो, मैं एक 44 ऐसे ऑफेंसेस की लिस्ट दूंगा जो केवल और केवल एक न्यायपालिका यानी कि न्यायपालिका के रोल में आप यानी कि ग्राम पंचायत पंचों के रूप में करेंगे। ग्रामीण न्याय अधिकारी का भी एक कॉन्सेप्ट होता है जो हमारे जैसे ऑफिसर्स होते हैं, लेकिन आज हम उनकी बात नहीं करेंगे ग्रामीण न्यायालय एक्ट की। आज तो हम हिमाचल प्रदेश के ये जो पंचायती राज एक्ट है 1994, इसकी डिस्कशन करेंगे। इसमें 2000 रुपये तक का कोई भी सिविल दावा भी आप डील कर सकते हैं और क्रिमिनल केसेस जो मैंने आपको बताया शेड्यूल 3 में रेड सेक्शन 32 की एक जो 44 लिस्ट है, जिसमें 506 यानी गाली गलौज से लेकर धमकियां, 504 में गाली गलौज होता है, 506 में धमकियां होती हैं और 2 गुत्थम गुत्थी बहुत होता है गांव में, ट्रेसपास बहुत होता है गांव में। तो इस तरह से 44 ऑफेंसेस हैं, कैटल ट्रेसपास भी होता है। तो आप उसकी लिस्ट पीछे देख सकते हैं। मोटे तौर पर मैंने आपको बता दिया 504, 506, 509 यानी कि लड़की छेड़ना, इस तरह के मामलों को। लेकिन आप कभी भी एक्यूज को दंड नहीं दे सकते जेल भेजने का, आप फाइन कर सकते हैं, वो भी केवल 100 रुपये तक का। अगर वो 100 रुपये आपको ना दे, आप हमारी मदद लीजिए, लेकिन आप खुद उसको जेल नहीं भेज सकते। आपसे अगर कोई दुखी है तो उसकी अपील हमारे आगे होगी, और अगर आप पे विश्वास नहीं है तो वो केस ट्रांसफर करने की भी पावर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी दे रखी है। यहां तक कि अगर गलती से पुलिस वाले ने आपके आगे वो चालान ना पेश कर एक मजिस्ट्रेट के आगे कर दिया है और मजिस्ट्रेट बहुत आगे बढ़ चुका है, तो सेक्शन 35 का मैंडेट है जब जागो तब सवेरा। यानी कि जब हमें पता चलता है हम तभी वो मैटर उठाकर आपको दे देते हैं। तो अब आपने देखा ये कितना इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है, और जो सपना गांधी जी का है वो तभी साकार हो सकता है जब इस तरह के लीगल अवेयरनेस कैंप को आप ध्यान से सुनेंगे, बार बार सुनेंगे। सेक्शन 32 में आपकी पावर्स हैं
सेक्शन 35 में हमारे ऊपर ड्यूटी, और मैंने आपको बताया आप कॉम्प्रोमाइज भी करवा सकते हैं। आपके ऊपर कोई एविडेंस एक्ट, कोई सीआरपीसी, कोई सीपीसी, कोई लिमिटेशन एक्ट नहीं लगता। इसका यह मतलब नहीं है कि कोर्ट पीस एक्ट अलग से आपके लिए बनाया जाएगा। इसी एक्ट में आपको लिमिटेशन और कोर्ट पीस के बारे में लिख दिया गया है, और यही एक्ट आपके बाइंडिंग है। यानी जटिल प्रक्रिया से आपको डरना नहीं है, पर आपको नेचुरल जस्टिस देना है, दोनों पार्टी को बुलाना है। अगर नहीं आए तो बड़ी समस्या है। तो आपको पूरी पावर दी गई है। सीपीसी नहीं लगता है तो क्या हुआ, पावर आपके पास पूरी है। अरे जिस तरह एक मम्मी खाना बनाती है, आपको मैंने किचन में बनाया, पहुंचाया और ग्राम सभा बनाया, तो सेक्शन 187 इस एक्ट का अगर देखें तो वो आपको बाय लॉ यानी कि कानून बनाने का अधिकार देती है। रूल्स बनाने के लिए 188 आपको पावर देती है। शेड्यूल 1 में आपके फंक्शन एग्जीक्यूटिव के हैं, यानी कि शिव भगवान के, मगर ब्रह्मा भगवान का आज हम रोल समझ रहे हैं। सेक्शन 32, 33, 34, 35, 67 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। आप कंपाउंड कर सकते हो, यस, चोरी का मामला आप डील कर सकते हो केवल 250 रुपए तक की प्रॉपर्टी का, सिविल प्रॉपर्टी का नहीं, केवल मूवेबल प्रॉपर्टी का, इमूवेबल का नहीं। और अनसाउंड माइंड, माइनर या कोई पब्लिक सर्वेंट जो ऑफिशियल डिस्चार्ज में कोई काम कर रहा था, इनके खिलाफ या लिगेसी या वसीयत के मामले आप कभी भी नहीं छू सकते। क्या करना है और क्या नहीं करना है, डूज और डॉन, ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इसलिए फिर से सुनो, कोई पागल, अनसाउंड माइंड, माइनर, फिर चाहे वो 100 रुपए का 1 रुपए का मामला हो, आप नहीं डील कर सकते। पब्लिक सर्वेंट जो ऑफिशियल कैपेसिटी में कुछ डिस्चार्ज कर रहा था, आप वो ऑफेंस नहीं डील कर सकते। और जो आप कर सकते हो लेकिन उसमें पेचीदगी है, आप हमारे को भेज सकते हो लिख के कि इसमें पेचीदगी आ रही है। लेकिन जो मामले आप करते हो उसको फिर आपको एक जजमेंट देना पड़ेगा, एक ऑर्डर देना पड़ेगा, यानी कि मोटे तौर पर आपको लिखना पड़ेगा कि ये डिस्प्यूट था, ये एविडेंस है, क्योंकि आपको पावर तो पूरी दी है। आप मौके पर जाओ, लोकल इंस्पेक्शन करो। हम भी 202 सीआरपीसी में सेक्शन 40 के साथ अगर हम पढ़े पंचायती राज एक्ट के, तो आपके थ्रू लोकल इंस्पेक्शन या कोई लोकल इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करवा सकते हैं। तो आपको तो पावर है ही है। और ऐसा नहीं है कि केवल सिविल जज या जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर आपके पास है। मैं जामवंत की तरह आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, गांधी जी आपको हनुमान बनाना चाहते थे, आपको अगर ये पावर पता लग जाए। एक रेवेन्यू के झगड़े जो होते हैं, सेक्शन 46 में मान लो किसी ने किसी को डिस्पोजेस कर दिया, भाई कब्जा बेदखल कर दिया, 3 महीने के अंदर अंदर आप उसको वापस उस कब्जे में डाल सकते हैं। यानी कलेक्टर और एसडीओ सिविल भी आपको वो मामले भेज सकते हैं। तो इसका मतलब रेवेन्यू से लेकर एग्जीक्यूटिव के मामले और इवन क्रिमिनल और सिविल मामले तक की पावर आपको दे रखी है। थोड़ी सी जुरिडिक्शन कम है, 100 रुपए से ज्यादा नहीं आप कर सकते। लेकिन पति पत्नी के जो पैसे के झगड़े होते हैं, मेरे को पैसा नहीं देता, खर्चा नहीं देता, आप कर सकते हैं। लेकिन 500 रुपए से ज्यादा आप नहीं दे सकते। पहले ये लिमिट हमारे ऊपर भी था, बाद में इसको हमारे पास अनलिमिटेड हो गया, मगर आपके पास 500 रुपए तक का है। कोई गांव वाले कहते हैं सर यही झगड़ा हमारा भी है, तो वो एग्रीमेंट करके, जिस तरह फ्रेंडली सूट का कॉन्सेप्ट होता है कि आपके पास आ सकते हैं, ये पावर हमारे पास भी है। अगर हम सेक्शन 96 या ऑर्डर 30 हम देखें ये सब चीजें, ठीक है, ऑर्डर 36 या सेक्शन 92, ये फ्रेंडली सूट का जो कॉन्सेप्ट है ये आपके पास भी है। रेस्ट जुडिकेटा हम पर लगता है कि जो चीज डिसाइड होगी हम वापस ना करें, वो आपके ऊपर भी है। ऑर्डर 2 रूल 2 सब रूल 3 कंस्ट्रक्टिव रेस्ट जुडिकेटा जो मांग सकता था, एक ही बार नहीं मांगा तो बाद में फिर से है, नहीं हुआ, आपके पास भी नहीं आ सकता। जिन लोगों के ऊपर कोई बॉन्ड भरवाया गया है या प्रीवियसली उनको कन्विक्ट किया गया है, ऐसे ढीठ लोगों को भी आपने पब्लिक सर्वेंट की तरह, अनसाउंड माइंड की तरह, माइनर की तरह डील नहीं करना है। आप नहीं डील कर सकते उन लोगों को, ठीक है, आप जेल नहीं भेज सकते, ये बात याद रखना। आपके ऑर्डर की अपील हमारे आगे होगी, लेकिन आपको अगर कोई डिफिकल्टी आ रही है, एक्यूज नहीं आ रहा, तो आपने हमारी मदद लेनी है, आपने वारंट नहीं करना, ठीक है। और कोई नहीं आता, एक तरफा डिसाइड कर दो सिविल मैटर, जिसको हम एक्स पार्टी कहते हैं, तो ये सब आपको भी मिला हुआ है। कोई मियाद से परे आता है, वो मियाद लिमिटेशन एक्ट नहीं है। इसी एक्ट में अगर कोई मियाद लिखा हो, वो मियाद के परे है, तो आप उसको डिसमिस कर दो। उसमें कोई डिफेंस सेटअप करे या ना करे, जैसे सेक्शन 3 लिमिटेशन एक्ट में हमारे ऊपर भी ड्यूटी है, वो आपके ऊपर भी है। कोई फ्रिवलेस केस है, फ्रिवलेस कंप्लेंट है, समरी डिस्पोज ऑफ कर सकते हो हमारी तरह। तो इस तरीके से आपने देखा। मैं देख लूँ कुछ चीजें अगर आपको बची हो तो मैं आपको डिस्कस कर दूं, वरना हमारा ये मोटे तौर पर पंचायती राज एक्ट खत्म हो जाता है। कोई आपको ऑब्स्ट्रक्ट करे तो 250 रुपए तक का जुर्माना उसके ऊपर भी है। और अगर आप चाचा, मामा, ताया, ससुर, बाप, माँ, भतीजा, इस तरह से कोई आपके ऊपर अगर केस है, तो आप प्लीज, आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, आप उस पंचायत के मतलब पंच के जो आपका बेंच बनता है न्यायिक मामले को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, आप उसमें नहीं रहेंगे। अगर आप, क्योंकि न्याय होना नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए, इसलिए लोग हमारे पास अपील में भी आ सकते हैं। आज मैं आपको धाराएं नहीं बताऊंगा, पर ये चैप्टर 4 में सेक्शन 30 ऑनवर्ड सारी बातें मैं आदत से डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपने देखा
कि अगर हमारे को जब भी पता लगता है हम सेक्शन 35 में जब जागो तब सवेरा, हम वापस वो मामला आपको भेजते हैं और अपने DOO यानी कि नए तरीके से नए सिरे से इस काम को आगे अंजाम तक पहुंचाना है। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स आपको मामला लगे, सर इसमें तो बहुत झगड़ रहे हैं पार्टी, और सर इसमें ना थोड़ा टाइटल का हमारे को समझ नहीं आ रहा, हम ट्रेंड नहीं है, तो सेक्शन 37 आपकी मदद के लिए आप हमें भेज दीजिए, हम ही उसको ट्राई करेंगे। जो मामले आपने नहीं करने, मैंने आपको पहले ही बता दिया, सेक्शन 38 में लिखा हुआ है, जो प्रीवियस कन्विक्टेड हैं, जिनको पहले सजा हो चुकी है 379 में, या जिनसे बॉन्ड भरवाया गया था पहले, आप ऐसा मामला नहीं करेंगे। सिविल मामले इमोरल प्रॉपर्टी का यानी अचल संपत्ति का आप नहीं करेंगे, 2000 रुपये से ऊपर का भी आप नहीं करेंगे। भाई अनपढ़ गंवार या कम पढ़े लिखे लोग अगर आपके पास आते हैं, शिकायत करते हैं, वो लिख नहीं सकते, तो इसका ये मतलब नहीं आप डिसमिस कर दोगे, नहीं, बिल्कुल RTI के प्रावधानों की तरह अगर कोई आपके पास आता है, आप उसका सब्सटेंस लिखेंगे और उसको फिर बेंच को रेफर करेंगे। ठीक है, आप खुद भी ट्रांसफर कर सकते हैं और पार्टी भी ट्रांसफर कर सकता है। अगर पार्टी कहते हैं हमें विश्वास नहीं, हमें कहीं और करवाना है, तो फिर डेफिनेटली आप उसको टाइम देंगे। जुरिडिक्शन वही होगा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमारे पास तो जहां कॉज ऑफ एक्शन यानी जहां पर कोई चीज घटी है वहां पर भी हम जुरिडिक्शन है, आपके पास नहीं है। आपके पास केवल और केवल प्रतिवादी यानी डिपेंडेंट जहां रहता है या जहां रहते हैं या जहां काम करते हैं, इसके अलावा आपके पास सिविल साइड में कोई जुरिडिक्शन नहीं होती है। और जो आपके जजमेंट है वो केवल पार्टीज के बीच में बाउंड होता है, थर्ड पार्टी बाउंड नहीं होगा। ये बात सेक्शन 34, 35 अगर हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 देखें तो जजमेंट इन पर्सोनम कहलाता है, लेकिन मैं आपको इन टेक्निकलिटी में ना ले जाते हुए ये बताना चाहूंगा, सेक्शन 47 ऑफ हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट में ये बात लिखी है कि ये जजमेंट इन पर्सोनम होगा। ठीक है, कॉन्करेंट जुरिडिक्शन भी हो सकता है, आधी प्रॉपर्टी यहाँ आधी यहाँ, तो भाई जहाँ जहाँ ज्यादा प्रॉपर्टी है वो करे, और फिर भी झगड़ा हो रहा है तो भाई मजिस्ट्रेट के पास आ जाओ, वो इस डिस्प्यूट को समझा देगा कि कौन करेगा। एक बंदे को एक ही बार सजा मिलती है, 2 बार नहीं, ये बात तो संविधान के आर्टिकल 20 के 2 में लिखा है, तो डेफिनेटली आपके ऊपर भी ये बात लगेगा सेक्शन 51 के रूप में। और जिस तरह सेक्शन 11 CPC यानी कि रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल है, एक चीज जो एक बार डिसाइड होगी दूसरी बार नहीं होगी, ये बात सेक्शन 50 में यहाँ पर भी लिख दी गई है। ठीक है, और जो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ऑरल प्रोसीडिंग आता है तो आप उसको खुद लिखोगे, ये बात सेक्शन 54 में। एक तरफा कार्रवाई करने के लिए भाई वो नहीं आ रहा तो आप क्या करोगे, सेक्शन 55 में। एक बार जो आपने फैसला लिख दिया, आप टेम्परिंग नहीं करोगे, उसको चेंज नहीं करोगे, क्लैरिकल मिस्टेक हो जाता है, 2 रुपए का 3 लग रहा है, 3 लिखने के बावजूद जो 2 लग रहा है उसको ठीक कर लो। इसके अलावा आप बिल्कुल नहीं कर सकते। ये बात हमारे पर भी ऑन जुडिशियल साइड यानी कि एज ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट हमारे पर भी 362 CRPC में, आपके ऊपर सेक्शन 56 में। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या सर वकील आ सकते हैं? वकील तो बहुत टेक्निकल बना देते हैं चीजों को, तो आपका कॉमन सेंस है और बिल्कुल सही आंसर। सेक्शन 57 कहता है कि कोई भी लीगल प्रैक्टिशनर जो है ग्राम पंचायत के आगे प्रैक्टिस नहीं करेगा। कॉम्प्रोमाइज बहुत अच्छी बात है, गांव में ज्यादातर मामले समझौते में बदल जाते हैं और सेक्शन 59 आपको ये पावर देता है, कंपाउंडेबल क्रिमिनल मामलों को और सिविल मामलों को आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, इवन एग्रीमेंट के बेसिस पर भी आप कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था, आपको चाहे एविडेंस एक्ट CRPC नहीं लगता, लेकिन समनिंग की सारी पावर है। अगर नहीं आता तो आप सेक्शन 64 में हमारी मदद लीजिए, हम पुलिस वाले को बोलेंगे पकड़ के हमारे आगे लाओ, और हम उसको बोलेंगे भाई बॉन्ड भर और जा मजिस्ट्रेट अपने पंचायत के आगे पेश हो जा। जुडिशियल प्रोटेक्शन एक्ट जो हमें मिला है वो प्रोटेक्शन आपको भी मिला है। सेक्शन 20 IPC में आपको भी कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा गया है। आप बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन रखते हैं। जिस तरह हमारे पास कंप्लेंट आता है, आप भी हमारे पास कंप्लेंट कर सकते हैं, और मैं आपको बताऊं कोई फ्रिवलस केस है तो आप भी दंड दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें, किसी भी आप लेडी को अपने पास कंपेल नहीं करोगे कि इसको हमारे पास बुलाया जाए। आपकी चीजों की अपील सेक्शन 67 में हमारे पास ही होती है। ठीक है, और हम जो है 50 रुपए का दंड दे सकते हैं सेक्शन 69 में, अगर वो अपील फ्रिवलस हो, बेमतलब की हो। ठीक है, आपके ऑर्डर्स को अंजाम तक पहुंचाने का, असली में वो दिलाने का हमारे पर ही ड्यूटी लगाया गया है। सेक्शन 71 सब सेक्शन 2 में हम आपके सारथी की तरह आपकी मदद करेंगे, आपके ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाएंगे। आप फाइन, आपको मैंने बताया डेली दे सकते हैं फाइन की रिकवरी में, और वो दे नहीं रहा तो हम आपके रिकवरी एजेंट बन जाएंगे सेक्शन 72 में। और पुलिस वाला भी बकायदा सेक्शन 73 में, देखो एक मजिस्ट्रेट अगर आपकी मदद के लिए बैठा है तो पुलिस वाले को तो बैठना ही है। सेक्शन 73 में साफ लिखा गया है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1850 आपके ऊपर भी लगेगा, जुडिशियल कैपेसिटी में आपको ये पावर है। और 74 में साफ लिखा है हर पुलिस वाले की ड्यूटी है कि वो आपको बताए कोई ऑफेंस अगर आपके जुरिडिक्शन में हुआ है, आपकी नॉलेज में वो होना चाहिए। हमारे को तो पुलिस वाले बताते ही बताते हैं, लेकिन ये इंटीमेशन आपको भी देना है कि आपने कभी चेक किया कि आपके इलाके का SHO जो शेड्यूल 3 में सेक्शन 32 के साथ जिसको पढ़ते हैं और जिसमें 44 लिस्ट है, उसमें कोई भी अपराध हुआ है 323, 506, 504, 169, 269
क्या आपने कभी देखा? नॉट 169 सॉरी 160। तो कभी आपने देखा कि क्या एसएचओ ने आपको इंटीमेट किया? क्योंकि आपको अपने ही पावर नहीं पता। सेक्शन 74 में पुलिस वाले की ड्यूटी है वो आपको लगातार इंटीमेट करे। एक बात मैं आपको बता दूं, सेक्शन 356, 360 या 75 में आपको नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं कि कई बार अगर हम एक बार सजा देते हैं तो दूसरी बार हम उसको बड़ा ज्यादा सजा देते हैं, इनहांस पनिशमेंट। तो इसका क्या मतलब है कि अगर प्रधान ने किसी को सजा दिया है और मजिस्ट्रेट के पास दूसरी बार वो केस आया है तो क्या उसको बढ़ा के सजा देंगे? आंसर नहीं, क्योंकि ये 76 जो है पंचायती राज एक्ट का वो कहता है ये प्रोविजन इनहांसमेंट वाले या प्रोबेशन के बेनिफिट वाले तो ये मतलब नहीं लगेगा। यानी प्रधान ने अगर कन्विक्ट किया भी है और मजिस्ट्रेट के आगे फिर से कोई ऑफेंस होता है और कन्विक्शन होती है तो हम तो नॉर्मली तो 2 कन्विक्शन के बाद हम बेनिफिट नहीं देते कि भैया तेरे को हम जेल नहीं भेजेंगे, प्रोबेशन का बेनिफिट देंगे, लेकिन आपके केस में क्योंकि नहीं लगता तो हम बेनिफिट फिर भी दे सकते हैं। तो ये थे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। उम्मीद करता हूँ और उम्मीद बहुत जरूरी है कि आप लगातार TLSA अंक को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, स्प्रेड करेंगे कोरोना की तरह, क्योंकि मैं इसके बाद बहुत सारे ऐसे इनेक्टमेंट जिसमें हिमाचल प्रदेश का टेनेंसी लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है, रेवेन्यू एक्ट है, सेक्सुअल हरासमेंट का जो वर्किंग वीमेन के लिए एक्ट है, इन सारी चीजों को, विक्टिम कॉम्पेंसेशन, मोटर व्हीकल एक्ट, जो हमारे गांव वालों को पता होना चाहिए कि अगर भांग उगा हुआ है तो NDPS एक्ट में क्या प्रधान की ड्यूटी है कि भांग नहीं उगा होना चाहिए? क्या अगर प्रधान नहीं उखाड़ता तो उसको लायबल बनाया जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट बातें सेक्शन 37 में, 39 में CRPC में भी क्या कहीं पंचायत की ड्यूटी लिखी है? यानी कि ये जो डिसेंट्रलाइज हुआ है लोकतंत्र का, उसमें आप बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी हो, इसीलिए आपकी ड्यूटी बनती है आप सब्सक्राइब करें, लगातार देखें, बार बार देखें, और कोई भी डिस्प्यूट होने पर आप प्लीज, कोई भी आपको कंफ्यूजन होने पर आप हमें अप्रोच करें, आपके डिस्प्यूट और डाउट्स को दूर किए जाएंगे। धन्यवाद।